हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है उमेश कुमार शुक्ला फ्रॉम बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, सेकंड फ्लोर ऑफ एमबीबीएस स्टूडेंट। आई एम गोइंग टू टीच हियर यू अबाउट एरिथ्रोपोइसिस एंड बेसिक डिफरेंस बिटवीन हीमोपोइसिस एंड एरिथ्रोपोइसिस। और ये क्वेश्चन जो है वो आपके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, यानी कि आ सकता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एरिथ्रोपोइसिस पूछा जा सकता है 60 नोट पे, और एमसीक्यूज़ में तो पूछा जाता ही है। पिछले इस बार भी आया इनकी एमसीक्यूज़ में, तो आगे भी आ सकता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो नए व्यूअर्स हैं, और जो व्यू कर रहे हैं इस वीडियो को यार लाइक ज़रूर कर दीजिए। लाइक करने से क्या होता है कि हल्का करेज मिलता है अगला वीडियो बनाने के लिए, तो लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक नहीं करेंगे यार तो दुख होता है। लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को। चलो ठीक है, एरिथ्रोपोइसिस शुरू करते हैं। एरिथ्रोपोइसिस क्या है? रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन। सिंपल वर्ड में क्या है, रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन क्या है? एरिथ्रोपोइसिस है। तो ये तो कुछ रटने की जरूरत ही नहीं है। रेड ब्लड सेल का बनना क्या कहलाता है? एरिथ्रोपोइसिस कहलाता है। अगर और वहीं पर हीमोपोइसिस क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ ऑल सर्कुलेटिंग ब्लड। जितना भी सर्कुलेटिंग ब्लड है उसका बनना क्या कहलाता है? हीमोपोइसिस। तो एरिथ्रोपोइसिस में केवल आरबीसीज बनती हैं, और हीमोपोइसिस में पूरा ब्लड कॉन्स्टिट्यूट बनता है, यानी कि डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट सब बनेंगे। तो हमको यहाँ पहले हम हीमोपोइसिस के बारे में देखेंगे, उसके बाद एरिथ्रोपोइसिस का स्टेज देखेंगे। तो जब एरिथ्रोपोइसिस स्टार्ट होती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही स्टार्ट होती है। तो एम्ब्रियोनिक जो अर्ली वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ होगा वो एक सैक में बनता है। जो एरिथ्रोसाइट बनते हैं, यानी जो ब्लड बनता है कहाँ पर बनता है? योक सैक में। तो पहले कहाँ बनेगा? योक सैक में। मिडल ट्राइमेस्टर गेस्टेशन पीरियड के दौरान मिडल ट्राइमेस्टर में लिवर में बनेगा। लिवर में मोस्टली बनता है, कहाँ पे? लिवर में। लेकिन स्प्लीन और लिम्फ नोड में भी सब्सिक्वेंट अमाउंट में ब्लड फार्मेशन होता है। फिर लास्ट मंथ एंड आफ्टर बर्थ बोन मैरो में बनता है। रेड बोन मैरो में बनता है। 5 साल तक जितनी भी बोन होती हैं ब्लड बनाती हैं, लेकिन 5 साल के बाद 20 साल तक कुछ ही बोन होती हैं जो ब्लड को बनाती हैं। और 20 साल के बाद में जो मेम्ब्रेनस बोन होती हैं वो 20 साल के बाद मेम्ब्रेनस बोन बनाती हैं। केवल मेम्ब्रेनस बोन ब्लड बनाती हैं, जैसे कि वर्टिब्री हो गया, स्टर्नम हो गया, रिब्स हो गई और इलिया। ये तुम्हारी बनाएंगी ब्लड आफ्टर 20 ईयर्स। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें होंगी। अब होमोपोइसिस क्या है? होमोपोइसिस क्या है? प्रोडक्शन ऑफ ऑल सर्कुलेटिंग ब्लड। प्रोडक्शन ऑफ ऑल सर्कुलेटिंग ब्लड क्या कहलाएगा? होमोपोइसिस। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया होमोपोइसिस और एरिथ्रोपोइसिस में। तो होमोपोइसिस क्या है? प्रोडक्शन ऑफ ऑल सर्कुलेटिंग ब्लड क्या कहलाएगा? होमोपोइसिस। वहीं पर एरिथ्रोपोइसिस क्या था? फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, यानी कि आरबीसीज। देखो कैसे होता है ये। अब हम यहाँ पर हीमोपोइसिस के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि हीमोपोइसिस का बात करेंगे तो उसमें एरिथ्रोपोइसिस अपने आप ही आ जाएगा, कि उसका तो उसी के अंदर है। तो यहाँ पर हीमोपोइसिस हम समझते हैं। देखो, जो हमारे बोन मैरो में या यॉर्क सैक में या लिवर स्प्लीन में क्या होती हैं? कुछ प्लूरीपोटेंशियल हीमोपोएटिक सेल होती हैं। प्लूरीपोटेंट हीमोपोएटिक सेल्स होती हैं, जिन्हें स्टेम सेल कहते हैं। ये चेंज हो जाती हैं कमिटेड स्टेम सेल्स में, जो डिफ्रेंशिएट होकर चेंज हो जाती है किसमें? कमिटेड स्टेम सेल्स में। और जो कमिटेड स्टेम सेल्स होती हैं वो इंटरल्यूकिन 3 और 3 और ग्रोथ फैक्टर होते हैं, और 3 टोटल 4 ग्रोथ इंड्यूसर होते हैं, जिसमें से एक है इंटरल्यूकिन 3। ये सभी को करवाता है, इसलिए मैं यहाँ लिख दिया हूँ। वरना और जो है वो स्पेसिफिक, जैसे कोई इथ्रोसाइट को केवल कर रहा है, कोई ग्रेनुलोसाइट को केवल कर रहा है, कोई मेगा कैरियोसाइट को केवल कर रहा है, कोई टी लिम्फोसाइट कर रहा है, कोई बी लिम्फोसाइट को कर रहा है, तो स्पेसिफिक हो जाएंगे। लेकिन जो इंटरल्यूकिन 3 है वो सभी को इंड्यूस करता है, ठीक है। तो जनरल ग्रोथ इंड्यूसर कौन है? इंटरल्यूकिन 3। ये इंटरल्यूकिन 3 ग्रोथ इंड्यूस करवाएगा और कॉलोनी फार्मिंग यूनिट बनेगी। कॉलोनी फार्मिंग यूनिट बनती है। अब यहाँ पर मैंने इथ्रोसाइड लिख दिया है, यानी कि हम एरिथ्रोपोइसिस के लिए पढ़ रहे थे, इसलिए एरिथ्रोपोइसिस लिए लिख दिया। वरना यहाँ पर जिस सेल के बारे में हम पढ़ रहे होंगे बनाने में, वहाँ उसका नाम यहाँ पर लिख देंगे। मान लो ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट के लिए पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर जीएम लिख देते, कॉलोनी फार्मिंग यूनिट ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट लिख देते, ठीक है। यानी कि CFUE जहाँ पर लिखा है वहाँ पर CFUGM लिख देते। तो ये चीज़ें बेसिक है, यानी कि प्लूरीपोटेंशियल हीमोपोएटिक स्टेम सेल आएगी, वो क्या चेंज होगी? वो कमिटेड स्टेम सेल में कमिटेड स्टेम सेल। कमिटेड स्टेम सेल का मतलब है कि वो जा रही है आगे परफॉर्म
करने, यानी कि आगे आगे उसका फ्यूचर है, आगे वो बन सकता है। तो ये कमिटेड हो गई, यानी कि अब बनना ही है इसको। तो कमिटेड स्टेम सेल्स, इंटरल्यूकिन 3 आया जो क्या है, ग्रोथ इंड्यूसर है। और वो जब ग्रोथ इंड्यूस हो गया तो बन गया कॉलोनी फार्मिंग यूनिट। कॉलोनी फार्मिंग यूनिट बन गया, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट कॉलोनी फार्मिंग यूनिट बनेंगी। जैसे कॉलोनी फार्मिंग यूनिट एथेरोसाइट है तो CFUE है। अब हम बेसिक पूरे हीमोपोइसिस देखते हैं। देखो ये प्लूरीपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल है। ये क्या है, प्लूरीपोटेंट, ये इसका फुल फॉर्म है प्लूरीपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल। इससे क्या होगा, इससे डिफ्रेंशिएट होके ग्रोथ होके क्या बनेगा, कॉलोनी फार्मिंग यूनिट स्प्लीन, यानी कि ये स्प्लीन में बनना है। कहाँ बनना है, स्प्लीन में। तो कॉलोनी फार्मिंग यूनिट स्प्लीन। अब इससे आगे आगे बनेगा कॉलोनी फार्मिंग यूनिट ब्लास्ट, कॉलोनी फार्मिंग यूनिट ब्लास्ट। और कॉलोनी फार्मिंग यूनिट ब्लास्ट से तुम्हारा बन जाएगा कॉलोनी फार्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट। और ये जाके ट्रांसफॉर्म होगा किसमें, एरिथ्रोसाइट में। वैसे ही यहाँ पर कॉलोनी फार्मिंग GM बनेगा, यानी कि कॉलोनी फार्मिंग यूनिट ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट, जो बनाएंगी ग्रेनुलोसाइट और मोनोसाइट को। मोनोसाइट बाद में बना लेगा मैक्रोसाइट्स। मोनोसाइट क्या बना लेगा बाद में, मैक्रोसाइट्स। वहीं पर तुम्हारा जो CFUS होगा, यानी कि कॉलोनी फार्मिंग यूनिट स्प्लीन, उससे ही कॉलोनी फार्मिंग यूनिट मेगा कैरियोसाइट बनेगा। यह मतलब मेगा कैरियोसाइट है, जो मेगा कैरियोसाइट्स को बनाएगा। और मेगा कैरियोसाइट्स क्या बना देगा, तुम्हारा प्लेटलेट्स। क्या बना देगा, प्लेटलेट्स। वहीं पर जो कुछ प्लोरीपोटेंशियल स्टेम सेल होंगी वो एज इट इज रह जाएंगी, और कुछ कमिटेड हो जाएंगी, जो बनाए देंगे, जो चेंज हो जाएंगे लिम्फॉइड स्टेम सेल में। किस में चेंज हो जाएंगे, लिम्फॉइड स्टेम सेल में। और लिम्फॉइड स्टेम सेल तुम्हारा बनाएगा T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट। ठीक है, तो ये जनरल चीज़ें हो गई कैसे सभी सेल्स डिफ्रेंशिएट होती है और कैसे बनती है। ये आप ऐसे डायग्राम बना, अगर आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया तो जितना बोला हूँ वैसे कर आना है, और ये डायग्राम ऐसे बना देना है। ये याद करने की कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है, जो सेल बनाना है उसी का नाम CFU लगा के लिख देना है। ठीक है, जैसे इरिथ्रोसाइट तो CFU भी कर देना है, CFUB ब्लास्ट याद रखना। ठीक है, क्योंकि नार्मोब्लास्ट स्टेज आता है इरिथ्रोसाइट में, तो भी वो स्टेज के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें कोई ज़्यादा रटने वाली चीज़ नहीं है, एक बार पढ़ेंगे लिखेंगे तो सिंपली याद हो जाएगा। अब हम स्टेजेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस देखते हैं, जो कि मेन हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले थे, एरिथ्रोपोइसिस। तो स्टेजेस देखते हैं। देखो शुरुआत में जब सेल्स बनती हैं तो सेल्स में शुरुआत में सेल ही होगी, स्टेम सेल थी। तो स्टेम सेल उसमें न्यूक्लियस भी होगा, जितने ऑर्गेनेली थे वो भी इंटैक्ट होंगे, यानी कि सब कुछ होगा। लेकिन आप लोगों को पता है कि मैचुरेशन के दौरान क्या होता है, कि जो मैचुरेशन इंड्यूसर होते हैं, मैचुरेशन इंड्यूसर या कह दो डिफ्रेंसिएशन इंड्यूसर। देखो ग्रोथ इंड्यूसर और डिफरेंशिएशन इंड्यूसर अलग अलग होते हैं। अभी हम पढ़ रहे थे वहाँ पर क्या था, केवल और केवल क्या हुआ था, ग्रोथ इंड्यूसर था जो ग्रोथ करके कॉलोनी बना दे रहा था। लेकिन जब डिफरेंशिएशन इंड्यूसर आएगा तब वो जाके नॉर्मल जो फाइनल बनना है, जैसे एरिथ्रोसाइट, मेगा कैरियोसाइट, प्लेटलेट्स, ये सब बनेंगी जब डिफरेंशिएशन इंड्यूसर भी काम करेगा। तो कई सारे डिफरेंशिएशन इंड्यूसर भी होते हैं जो काम करते हैं। अब हमको यहाँ पे देखो प्लोरीपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल जो है वो तुम्हारा इरिथ्रोपोइटिन जो कि किडनी में सिंथेसाइज होता है उसकी मदद से प्रो इरिथ्रोब्लास्ट में चेंज हो जाएंगे। पहला स्टेज क्या है, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट यानी कि बिल्कुल सेल का ही फंक्शन है। क्रोमेटिन कंडेंस है, क्रोमेटिन कंडेंस से नहीं है, पूरी बिखरी हुई है, न्यूक्लियस दिखाई पड़ रहा है, तो ये सेल है प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। ये इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है और जो क्रोमेटिन है वो तुम्हारा पूरा बिखरा हुआ है। अब जब बैसोफिल दूसरा स्टेज आएगा, बैसोफिल इरिथ्रोब्लास्ट, दूसरा स्टेज आएगा बैसोफिल इरिथ्रोब्लास्ट। इसे अर्ली नार्मोब्लास्ट भी कहते हैं, अर्ली नार्मोब्लास्ट भी कहते हैं इसे। और ध्यान रखिएगा अब इसमें कुछ कंडेंसेशन होने लगा है क्रोमेटिन का, और न्यूक्लियस भी थोड़ा थोड़ा डिसअपेयर होने लगेगी। उसके बाद में अगला स्टेज आएगा पॉलीक्रोमेटोफिल इरिथ्रोब्लास्ट। क्या आएगा, पॉलीक्रोमेटोफिल इरिथ्रोब्लास्ट। इसे इंटरमीडिएट नार्मोब्लास्ट स्टेज भी कहते हैं। इसमें ही हीमोग्लोबिन अपेयर होती है, सबसे पहले इसमें ही हीमोग्लोबिन अपेयर होती है और उसका कंसंट्रेशन उसके बाद में 34% तक पहुंचता है। फिर वो धीरे धीरे फिर से डिमिनिश होने लगती है, यानी कि फिर से धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि देखो सेल साइज क्या हो रही है, छोटी हो रही है, तो कंसंट्रेशन भी थोड़ा छोटा होता जाएगा और बीच में पैलर अभी आगे बन जाएगा। तो
प्रो इथ्रोब्लास्ट हुआ, उसके बाद में बैसोफिल इथ्रोब्लास्ट हुआ यानी कि अर्ली नार्मोब्लास्ट, उसके बाद पॉलीक्रोमेटोफिल इथ्रोब्लास्ट हुआ जिसे इंटरमीडिएट नार्मोब्लास्ट भी कहा गया, जिसमें हीमोग्लोबिन फर्स्ट अपेयर हुई। उसके बाद में लेट नार्मोब्लास्ट आएगा जिसे आर्थोक्रोमेटिक इथ्रोब्लास्ट भी कहते हैं, नार्थोक्रोमेटिक इथ्रोब्लास्ट भी कहते हैं। और उसके बाद में आएगा रेटिकुलोसाइट स्टेज। रेटिकुलोसाइट स्टेज में क्या होगा, न्यूक्लियस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिमिनिश हो जाएंगी और रेटिकुलर टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, यानी कि रेटिकुलेशन हो जाएगा, फाइब्रिलाइजेशन हो जाएगा। देखो फाइबर के टाइप के रेटिकुलर जाल बन गया है, नेट टाइप बन गया है। उसके बाद में फाइनली डिफरेंशिएशन होगा और बन जाएगी इथ्रोसाइट। रेटिकुलोसाइट को प्री इथ्रोसाइट स्टेज भी कह सकते हैं। अब कुछ फैक्टर होते हैं जो इसको इंगेज करते हैं, जैसे हाइपोक्सिया में फॉर्मेशन इंगेज होता है। देखो हाइपोक्सिया होगी तो इथ्रोपोइटिन का सिक्रेशन बढ़ जाएगा। हाइपोक्सिया के होने के कारण तुम्हारा इथ्रोपोइटिन एक्टिवेट होगा, इथ्रोपोइटिन तुम्हारा हीमोफोसिस इंक्रीज करवा देगा। अगर मैचुरेशन रिक्वायर्स B12 एंड फोलिक एसिड, जो मैचुरेशन होता है, मैचुरेशन के लिए विटामिन B12 और फोलिक एसिड की आवश्यकता होती है और इनकी कमी हो जाने से पर्नीशियस एनीमिया हो जाती है, फोलिक एसिड डिफिशिएंट एनीमिया हो जाती है। वो एनीमिया अगले चैप्टर में पढ़ना है हमको, तो एनीमिया जब पढ़ेंगे तब डिटेल में उसको हम पढ़ेंगे। यहाँ हमको स्टेजेस याद रखने हैं और कब किस एज में कहाँ पर इथ्रोपोसिस होती है, कहाँ पर ब्लड बनता है, ये ध्यान रखना है। तो स्टेज क्या थे, पहला था प्रोइथ्रोब्लास्ट, उसके बाद में अर्ली नार्मोब्लास्ट, उसके बाद इंटरमीडिएट नार्मोब्लास्ट, उसके बाद लेट नार्मोब्लास्ट, उसके बाद में तुम्हारा क्या था रेटिकुलोसाइट, इथ्रोसाइट। ऐसे ही आप बना के चले आएंगे एग्जाम में, आपको फुल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रहा इथ्रोपोसिस। अगला टॉपिक है हमारा का एनीमिया। तो एनीमिया भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके शॉर्ट नोट के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे अगला वीडियो आपको अच्छे समझ में आ जाए और आप अच्छा नंबर गेन कर सकें अपने यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में। धन्यवाद।